Hello everybody, how are you? I am Pintu Sher. Welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों कल आप लोगों को मॉडल भर में कुछ खास बातों की जानकारी दी गई थी जिसके अंतर्गत आपको शेल और शूट पढ़ाया गया था। आई होप कल के लेक्चर में आपको शूट के बारे में कुछ अच्छी खासी जानकारी मिली, जिसमें साथ में साथ आपको बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स थे। उससे बेहतर आपको एक 100 ट्रिक्स बताया गया सेल का और शूट का, जिसकी सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली एग्जाम में शुरू कर सकते हो। तो ये था बच्चों कल का लेक्चर। आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं तो मैं पहले ये बता दूं कि आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ होने वाला है, कैसे से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज कि आज कुछ ऐसे खास एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे जो एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और इस एग्जाम्पल की सहायता से कुछ नए ट्रांसलेशंस बनाने को आपको सीखने को भी मिलेगा। आए दिन जो भाषा हम घर पे अपने फ्रेंड के साथ, मम्मी पापा के साथ यूज करते हैं, उस सभी एग्जाम्पल्स को आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इस तरह से आपको तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और आज भी कल के जैसा कुछ खास ट्रिक्स मिलेगा जिसकी सहायता से आप किसी क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर में बदल सकते हो। तो चलिए इस तरह से आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, और इस वीडियो में आने वाले सारे ट्रिक्स, सारे एग्जाम्पल्स और सारे स्ट्रक्चर्स को अपने कॉपी पे या नोटबुक पे नोट करके इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सके। तो यह शुरू होता है आज का मॉडल का अगला लेक्चर। तो अगला लेक्चर में क्या क्या होने वाला है इसे ज़रा इस क्लास के माध्यम से समझने की कोशिश करें। लेक्चर 7, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मॉडल वर्ब का लेक्चर 7, जिसमें आज कौन कौन सी खास बातों को पढ़ाना है, कौन कौन से बातों पर डिस्कशन करना है, ये बातें मैं जरा आपको एक कंटेंट के माध्यम से पहले समझा देता हूँ। तो चलिए आज के लेक्चर में क्या होने वाला है इसे समझें। सबसे पहला जो पार्ट है आज का, जो पहला कंटेंट, वो आपका होने वाला है यूज ऑफ बिल, WILL। ये आपका हो गया पहला कंटेंट। नंबर 2 में आ जाइए। नंबर 2 आपका होने वाला है यूज ऑफ वुड, WOULD। तो इस लेक्चर 7 में आपको मुख्य रूप से आज के कंटेंट के अनुसार बिल और वुड का प्रयोग सीखना है। दोनों का हिंदी क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कौन कौन से ट्रिक्स इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो याद होगा बच्चों कि जिस तरह से आपने कैन का पास्ट कुड पढ़ा, मे का पास्ट माइट पढ़ा, सेल का शुड, उसी तरह से बिल का वुड। तो चलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और आज के आने वाले ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करें। यह शुरू होता है आपका क्लास लेक्चर 7, जिसमें शुरू में हेडिंग दिया गया है यूज ऑफ बिल, यानी बिल का प्रयोग। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा जरा पेन का कलर है मैं चेंज कर दे रहा हूँ। आइए जरा पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में स्क्रीन पे आसानी हो। चलिए आज देता हूँ थोड़ा लाइट देता हूँ, लाइट रेड। बिल का आप हिंदी कर सकते हैं गा, या फिर गे, और नहीं तो फिर गी। गागे गी जिस तरह से फ्यूचर के लिए लगता है सेल के साथ, ठीक उसी तरह बिल का प्रयोग भी फ्यूचर के साथ गागे के लिए प्रयोग में लगा सकते हैं। इट मीन्स कि सेल और बिल। तो जरा ध्यान देंगे कि कल जब मैं शेल का यूज पढ़ा रहा था तो शेल के यूज में थोड़ा सा आपको बिल का भी नॉलेज दिया था। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस सेल और बिल बोथ आर यूज्ड, बट द रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कल के रूल में आपको बताया गया था सेल का नियम, और आज पढ़ना है क्या, बिल का नियम। तो दोनों रूल एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, यानी जस्ट अपोजिट है। वो अपोजिट कैसे है वो आपको मैं समझाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि सेल और बिल दोनों लगता तो फ्यूचर के लिए ही है, दोनों का हिंदी भी सेम है, गा गे और गी, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूज देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड विल। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं बिल का पहला स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग डालना है सब्जेक्ट, फिर विल, V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके,
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूज ऑफ बिल। रूल नंबर फर्स्ट में आए, बिल इज यूज्ड, बिल का प्रयोग किया जाता है फॉर द फ्यूचर वर्क। यहां देख रहे हैं क्या लिखा हुआ जी, फ्यूचर वर्क यानी भविष्य में होने वाले कार्य, विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन, यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन। इसका अर्थ यह हो गया कि बिल का प्रयोग भविष्य में होने वाले काम के लिए कर सकते हैं, लेकिन दो पर्सन के साथ, वो आपका सेकेंड पर्सन हो सकता है और थर्ड पर्सन। यू हैव ऑलरेडी टाउट इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट पर्सन्स। तो यहां पर देखना क्या है कि सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में आपको बिल का प्रयोग करना है, लेकिन कौन से कार्य के लिए, फ्यूचर वर्क के लिए, जो सिंपल होना चाहिए ना कि डिफिनिट होना चाहिए। क्योंकि जैसे डिफिनिट आएगा तो रूल को हमको चेंज करना पड़ेगा, जो इसके बाद में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं सिंपल वर्क फ्यूचर का। ओके, सिंपल फ्यूचर वर्क भी इसे कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, नंबर 1 सिमरन। ओके, सिमरन इज ए सब्जेक्ट बीच डिनोटेड इज एज द थर्ड पर्सन, विल गो टू पटना। तो मैंने कल पढ़ाया था आपको कि सिंपल तरीके से देखा जाए अगर, तो सिंपल तरीके से सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, फ्यूचर के लिए इसके साथ क्या लगता है जी, बिल। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 की सहायता से कि सिमरन विल गो टू पटना। सिमरन इज द थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, सो बी यूज विल। नंबर 2, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, यू इज ऑल्सो सेकंड पर्सन। एंड नंबर 3 एग्जाम्पल देखें, दे विल रीड इट, वे लोग इसे पढ़ेंगे। ऑल 3 sentences of different types of subject, number 1 Simran, number 2 you, and number 3 they. All 3 are related to second person or third person, then we use only will for the simple future work. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि तीनों एग्जाम्पल, तीनों अलग अलग नाम है, अलग अलग सब्जेक्ट है, फिर भी तीनों के साथ बिल अप्लाई किया गया है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का वर्क है लेकिन वो सिंपल वर्क है, यानी साधारण क्रिया है जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कल इस चर्चा पर मैंने डिस्कशन किया था कि एक काम होता है निश्चित हो जाना, एक काम होता है अनिश्चित होना, लेकिन फ्यूचर को शो करता है। तो यहाँ पर बिल लगने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर काम पूरा हो सकता है और नहीं भी, इट मीन्स कि इंडेफिनिट फ्यूचर वर्क के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां देखते हैं रूल नंबर 2, रूल 2 जो कि जस्ट इसका उल्टा रहेगा। किस लिए? क्योंकि वो डिफिनिट वर्क को शो करने वाला है, इसलिए। यहां देखें बिल इज ऑल्सो मतलब भी ALSO, तो क्या हो गया जी, बिल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ध्यान देंगे डिफिनिट फ्यूचर वर्क। आया समझ में? अभी मैंने पढ़ाया आपको रूल नंबर 1 में डिफिनिट फ्यूचर वर्क नहीं बल्कि सिंपल फ्यूचर वर्क, साधारण भविष्य में होने वाली क्रिया। और यहाँ क्या है, डिफिनिट, यानी यहाँ भी क्रिया आपका फ्यूचर का ही है लेकिन डिफिनिट रहेगा। इट मीन्स ये शो करेगा कि आपको काम हर हाल में करना ही करना है या होने वाला ही है। तो क्या बन गया आपका डेफिनिट फ्यूचर वर्क। तो डेफिनिट फ्यूचर वर्क के लिए अगर अप्लाई करना है आपको बिल, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगेगा, फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ लगेगा। और इस चीज की जानकारी मैं आपको कल के क्लास में भी दे चुका हूं। तो जिन बच्चों का कल का लेक्चर छूट चुका है वो फिर से मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 6, ओके, फिर से मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 6 को घर पे आप देखें, उस वीडियो को फिर से समझें ताकि आपको सेल और बिल के यूज में क्लियरली डिफरेंस पता चल सके। हाँ, तो आ जाइए फिर से देखते हैं इसको कि बिल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डेफिनिट फ्यूचर वर्क विथ फर्स्ट पर्सन, यानी यूज करना है हमको बिल का और वो डेफिनिट वर्क के साथ यूज करना है तो केवल फर्स्ट पर्सन, इट मीन्स आई और बी के साथ लगेगा और अन्यथा नहीं लगेगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या होगा जी, आई विल प्ले चेस, मैं चेस यानी शतरंज, मैं शतरंज खेलूंगा। तो यहां देख रहे हैं आप क्या कि आई इज द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। तो जनरली क्या आता है कि सिंपल वर्क के लिए आई के साथ सेल लगता है, लेकिन मैंने यहां क्या लगा दिया, बिल। तो जैसे बिल लग गया तो आपको ये समझना होगा कि दिस इज द डेफिनिट फ्यूचर वर्क, नॉट एन अनडेफिनिट फ्यूचर वर्क।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वी विल सिंग ए सॉन्ग, हम लोग एक गीत या हम लोग एक गाना गाएंगे। बी क्या हो गया जी, फर्स्ट पर्सन का, फिर भी मैंने क्या लगा दिया है पर विल, तो शो किसको करता है, डेफिनेट फ्यूचर वर्ब को। अगर अब इसमें प्रॉब्लम कुछ है तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स देने जा रहा हूं। उस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप ये समझ लेंगे कि कैसे शैल और विल का प्रयोग में अंतर आ जाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेट वर्ब। यानी डेफिनेट वर्ब जोड़ने से हमारे शैल विल में क्या परिवर्तन आएगा, इससे आप शॉर्ट मेथड समझने के लिए तैयार रहें। तो चलिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट मेथड जो कि क्लियरली शो कर देगा कि विल के लिए सिंपल वर्ब और डेफिनेट वर्ब क्या मायने रखती है। तो मैं जब बताने जा रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, उस आवाज़ को, मेरी बातों को ध्यान से सुने और जो स्क्रीन पर लिखने जा रहा हूँ उसे ध्यान से आप पढ़ें, उसे देखें, ताकि आपको क्लास में ही ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल विथ डेफिनेट वर्ब और इंडेफिनिट वर्ब। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर शो करता हूँ, स्पेशली विल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर चलिए आपका शो कर दिया जाता है सिंपल वर्ब, ओके, SIMPLE, सिंपल वर्ब, यानी साधारण कार्य। लेकिन किसके लिए रहेगा, ये फ्यूचर के लिए, आपको ध्यान देना है। ये आपका हेडिंग क्या हो गया, आपका सिंपल वर्ब। अब सिंपल वर्ब में हम दो अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका रहेगा सेकंड वर्ब और एक आपका रहेगा थर्ड वर्ब। सेकंड वर्ब हो या थर्ड वर्ब हो, ओके, सेकंड वर्ब या थर्ड वर्ब, यहाँ समझ लीजिए। अब आइए राइट साइड के बॉक्स में, तो राइट साइड के बॉक्स में देखें, आपको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ डेफिनेट वर्ब। यहाँ क्या आपका हो गया, यहाँ हो गया डेफिनेट वर्ब यानी निश्चित कार्य। तो इसके लिए बस आपको एक ही अप्लाई करना है फर्स्ट पर्सन। तो सिंपल वर्ब रहता है, तो सिंपल वर्ब के साथ सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो सिंपल वर्ब में आप विल यूज करते हैं। और वही काम अगर डेफिनेट हो जाए तो डेफिनेट में फर्स्ट रहेगा तो आप विल यूज करेंगे। दिस इज द सिंपल ट्रिक ऑफ योर विल विथ योर सिंपल वर्ब एंड योर डेफिनेट वर्ब। जबकि बेसिक रूल में आपको टेंस, टाइम एंड टेंस में पढ़ा चुका हूं और आप जानते भी हैं कि ऐसे जनरली देखा जाए, मतलब डेफिनेट काम छोड़ दिया जाए, केवल सिंपल वर्ब की बात करते हैं। तो केवल सिंपल वर्ब की बात करेंगे तो आई और बी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, जबकि सेकंड पर्सन यू, दो बार यू, एक बार सिंगुलर एक बार प्लूरल, ही सी इट और नेम और दे के साथ हमेशा क्या लगता है जी, विल लगता है। तो सिंपल वे में आप बस ये रखेंगे, यानी अब समझिए शैल और विल का फाइनल रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर काम सिंपल हो, ओके, इफ योर गिवन वर्क इज फ्यूचर वर्क विथ सिंपल, देन बी यूज फर्स्ट पर्सन विथ शैल एंड सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इज ऑलवेज यूज विथ विल। लेकिन अगर काम को डेफिनेट कर दिया जाए तो दोनों का सहायक क्रिया अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। सिर्फ सहायक क्रिया को चेंज करना है, मीन्स कि जहां पर लगता है शैल वो चला जाएगा विल में और जहां लगता है विल वो चला जाएगा शैल में। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ योर शैल एंड विल। तो आई होप बच्चों की शैल विल के यूज में आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी जान लीजिए कि मॉडल भर में जो शैल विल का क्वेश्चन पूछता है वो ज़्यादातर अल्टरनेट अपोजिट ही पूछता है, यानी डेफिनेट वर्ब पूछता है। तो बस इतने याद रखेंगे कि जहां लगता है शैल वहां करेंगे अप्लाई विल, और जहां लगता था जनरल में विल वहां अप्लाई करेंगे शैल। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ योर शैल एंड विल। अब हम बढ़ते हैं यहां पर से विल की ओर आगे, क्योंकि विल में कुछ और भी नियम्स पढ़ना है जो आपको काफी यूजफुल होगा। चलिए आगे चलते हैं विल का रूल नंबर 3 की ओर, जो कि विल का एक लास्ट रूल है। रूल नंबर 3, विल इज यूज्ड, विल का प्रयोग किया जाता है फॉर इनविटेशन, मतलब आप सुने ना नाम इनवाइट, इनविटेशन बनता है इनवाइट से ही। तो इनविटेशन का मतलब हो गया निमंत्रण, यानी किसी को किसी काम के लिए आमंत्रित करना या बुलाना। और दूसरा कह सकते हैं रिक्वेस्ट, यानी किसी व्यक्ति से कुछ रिक्वेस्ट करना हो तो भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स कि विल इज यूज्ड फॉर इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट, यानी विल का प्रयोग
आग्रह करने के लिए या कह सकते हैं आमंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल आपका आएगा विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। ओके, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, लास्ट में क्या दिया है आपका, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे, ये आपको शो करता है क्या, रिक्वेस्ट, यानी आपसे विनती करता है कि क्या आप मेरी सहायता करेंगे। नंबर 2 देखें एग्जाम्पल, विल यू कम टू डिनर, क्या आप खाने पे आएंगे, मतलब भोजन पे आएंगे। दिस इज फॉर इनविटेशन, ये क्या शो करता है आपको, आमंत्रण को। तो एक चीज गौर करें, विल का यूज इनविटेशन में और रिक्वेस्ट में तब आएगा जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव रूप में रहेगा, तब, ऐसे नहीं। अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव है या नेगेटिव है तो वो विल का रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 हो सकता है। लेकिन अगर विल का प्रयोग सबसे आगे करना हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो समझ लीजिए किस फॉर्म में है आपका, इंट्रोगेटिव, तब जाकर के ये आपका विल का रूल नंबर 3 को शो करेगा। इससे आप कंफर्म हो सकते हैं। तो ये था आपका यूज ऑफ विल। तो ये था आज के कंटेंट का पहला टॉपिक, यूज ऑफ विल, जिसे मैंने क्लियरली विथ योर रूल, हिंदी, एग्जाम्पल एंड शॉर्ट ट्रिक्स एंड कंपेरिजन विथ सैलड बिल, ये सब चीज मैं आपको क्लियरली बता दिया। तो चलिए चलते हैं फिर से फर्स्ट पेज की ओर। आपको ये शो कर देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना था और कौन कौन सा मैंने पढ़ा चुका, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है कि क्लास करते तो हैं लेकिन कुछ लेट से आते हैं, कुछ लेट से ज्वाइन करते हैं। तो मैं उनको शो कर दूं कि कौन सा कंटेंट उनका छूटा है, ताकि वो फिर से इस वीडियो को देख कर करके, इस क्लास को कर करके अपने छूटे हुए लेक्चर्स को, छूटे टॉपिक्स को पूरा कर सके। तो यहां देखें, आप फर्स्ट पेज पे आ गए। यहां आपके 2 कंटेंट नजर आ रहे होंगे, एक यूज ऑफ बिल और दूसरा यूज ऑफ वुड, क्योंकि बिल का पास्ट क्या होता है जी, वुड, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पहला जो आपका टॉपिक है यूज ऑफ बिल, ये आपका हो गया फिनिश। तो जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए वो फिर से इस वीडियो को घर पे देखेंगे, इस क्लास को फिर से करेंगे, ताकि बिल का स्पेशल नोट्स, स्पेशल ट्रिक्स आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं आज का कंटेंट नंबर 2, जिसका हेडिंग होता है यूज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग कहां कहां करना होता है, किस कंडीशन में करना होता है और कैसे करना होता है। वुड के प्रयोग शुरू करने से पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि वुड में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो आपको काफी इंटरेस्टेड लगेंगे पढ़ने में। स्ट्रक्चर से दूर की बात, आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं जो एग्जाम्पल सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा और आप चाहोगे कि हाँ ऐसा एग्जाम्पल्स, ऐसा ट्रांसलेशन मुझे और सीखने को मिले और पढ़ने को मिले, ताकि मेरा जो नॉलेज है वो बेहतर हो। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं हम वुड की ओर और चलते हैं अपने वुड वाले पेज की ओर कि वुड में क्या क्या नियम पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और किस तरीके का प्रयोग करना होता है। चलिए, आपका हेडिंग आ गया यूज ऑफ वुड। अब सवाल रहा वुड के हिंदी का। तो जनरली देखा जाए तो वुड का कोई खास स्पेशल हिंदी होता ही नहीं है, क्योंकि वुड अलग अलग सिचुएशन में अपने हिंदी को वो चेंज करते रहता है। तो कहीं कहीं इसका हिंदी पास्ट के रूप में आ जाएगा, यानी फ्यूचर का पास्ट के रूप में, जैसे होता ना कैन का कुड, शैल का शुड, उसी तरह से बिल का वुड हो जाएगा, गा के गी, लेकिन फ्यूचर के नहीं बल्कि पास्ट के फॉर्म में। या कभी कभी इसका हिंदी या करता था, ये भी होता है। तो मुख्य रूप से देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो जाएगा जो मैं शो करता हूँ। सबसे पहले आपका आगे क्या लिखा रहेगा जी, भर्ब। ये भर्ब मतलब होगा क्रिया, जो आपको क्वेश्चन से आपको आइडेंटिफाई करना है, प्लस उसके बाद रहेगा या करता था। तो मुख्य रूप से आपका ये हिंदी हो गया। अब भर प्लस या करता था क्या है जी, समझ ले जरा। जैसे खाना, अब मान लें अभी भर दिख रहा है आपका स्क्रीन पे, चलिए हिंदी इसको लिखते हैं हम। चलिए मान लें हिंदी लिख दिए खाना, तो खाना प्लस या करता था तो क्या खनाया करता था, ऐसा होगा, है पॉसिबल क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, खाया करता था। जैसे मान लें हम कहते हैं जाना, गो, तो जनाया करता था, ये भी गलत है, तो क्या करेंगे जी, जाया करता था। यानी भर्ब के लास्ट के हिंदी को हटा करके आपको या करता था ऐड करना होगा, तब जाके क्या होगा, वुड का आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर्स की ओर कि कैसे इसका ट्रांसलेशन बनेगा, वो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पहले। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड और उसके बाद हमेशा V1, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि वुड प्लस V1 यहाँ पर क्या हो गया जी, मॉडल प्लस V1 का स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। और एनी मॉडल इज ऑलवेज यूज्ड विथ V1 फॉर्म, ना कि V2, V3, V4 और V5। वुड के साथ हमेशा V1 लगता है। इसका अर्थ ये हो गया कि मॉडल वर्ब कोई भी हो, आपका कैन, कुड, शैल, शुड कोई भी हो, 10 मॉडल वर्ब आपको लिखाया गया है, वो 10 में से कोई भी मॉडल वर्ब रहेगा तो उसके ठीक बाद आपको केवल और केवल इन एनी कंडीशन, इन एनी सेंटेंस, ओनली यूज फॉर V1। हाँ, उसके बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड आपका इफ एप्लीकेबल है, अगर आवश्यकता होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। आइए रूल नंबर फर्स्ट की ओर, जो कि वुड का पहला रूल। वुड इज यूज्ड, वुड का प्रयोग किया जाता है टू शो, ये दिखलाने के लिए या बतलाने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट मतलब विनम्र, यानी अच्छे भाव से, ईमानदारी पूर्वक। तो क्या हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र अनुरोध। ओके, किसी से विनम्र अनुरोध करना। एंड पोलाइट क्वेश्चन, किसी से विनम्रता पूर्वक कोई प्रश्न करना। आप समझे फाइनली, वुड इज यूज्ड टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पोलाइट क्वेश्चन। वुड का प्रयोग विनम्र अनुमति या विनम्र प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है। तो कैसे, जरा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि वुड यू प्लीज लिसन टू मी। लास्ट में क्या देख रहे हैं जी आप, क्वेश्चन मार्क, यानी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया। कह रहा है क्या आप मेरी बातों को कृपया करके सुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर वुड का प्रयोग क्या हो रहा है हिंदी में, गागेगी, लेकिन वो शो करता है किस पैटर्न को, पास्ट को, ना कि फ्यूचर को। तो क्या हो गया, नंबर 2 देखें, वुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। क्या आप अपनी गाड़ी कृपया करके मुझे देंगे। तो ये दोनों पैटर्न जो आपका हो गया, पोलाइट क्वेश्चन है और पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो इस क्वेश्चन को नहीं, बल्कि ये जो रूल दिया गया है आपका पहला, इस रूल को आप VVI कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% एक पूछेगा ही पूछेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर तो हर नियम में बोलते हैं कि VVI आप इसको याद कर लो, क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो मायने ये नहीं है कि एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछेगा, मायने ये है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉडल वर्ब से आपको मुख्य रूप से 3 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछेगा जी, यानी एक नंबर का 3 क्वेश्चन, टोटल 3 नंबर का। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जो बता रहा हूँ वही, जैसे आपको बताया गया शहर में कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, कुछ कैन में बताया गया, कुछ वुड में। तो जो स्पेशल VVI किया गया है उसी में से किसी 3 क्वेश्चन को पूछेगा, ना कि सारे क्वेश्चन को एक बार पूछेगा। ओके, क्योंकि अगर एक ही चैप्टर से सारा क्वेश्चन पूछ लेता है तो बाकी चैप्टर से क्या करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जिन क्वेश्चन को मैं VVI करवा रहा हूँ एक चैप्टर में, तो उस रूल्स पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उस रूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि मॉडल वर्ब में आपको लगे अब तक का कि भाई मेरा 6 नियम VVI हो गया, तो आप ये मत समझ लीजिए कि 6 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 3 क्वेश्चन मॉडल चैप्टर से, लेकिन वो 3 वही क्वेश्चन रहेगा जिसे मैंने आपको VVI करवाया है। अब सपोज दैट करवाया गया आपको 6 रूल्स को VVI, तो उसी 6 में से कोई 3 क्वेश्चन को या 3 रूल्स को आप पूछा जाएगा। आप ये समझें। ओके, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने इस लिखा है इस रूल को VVI, किसको, जो पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन को शो करता है। चलिए आप एग्जाम में रूल भूल गए, नियम भूल गए, आपका हिंदी नहीं करने आ रहा है वही भूल गए, तो फिर अप्लाई कीजिए मेरे बताया गया शॉर्ट ट्रिक्स को। इसमें आपका शॉर्ट ट्रिक्स है जो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, आप बिल्कुल सही आंसर अप्लाई हो जाएगा। कैसे, जरा देखें अगले पेज की ओर। यहां दिख रहा है आपके स्क्रीन पे ट्रिक्स। ओके, ये ट्रिक आपको पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है कि कैसे इस ट्रिक से आप डायरेक्टली पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे ये इसमें अप्लाई किया जा सकता है। पैटर्न क्या रहेगा, ध्यान दें जरा। आगे क्या दिख रहा है आपको जी, डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। बीच में क्या दिख रहा है आपको,
प्लीज, तो प्लीज आपका लगा होना चाहिए। ये आपका 100% क्वेश्चन पहले से लगा रहेगा, आप समझ लेंगे कि पोलाइट रिक्वेस्ट है या पोलाइट क्वेश्चन है। और दूसरा चीज आप देखें क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब ये जो दिख रहा है पीछे में ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स आपको रहेगा नहीं, बल्कि यहां पर कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा, जिसे मैं डॉट डॉट है ना जो लाइनिंग खींच रहा हूं, ये क्या है कि ये सेंटेंस आपको पहले से यहां लिखा रहेगा। यानी कहने का मतलब कि आपको प्लीज के बाद लिखा रहेगा और प्लीज के ठीक पहले खाली स्थान रहेगा। तो खाली स्थान कहाँ रहेगा जी, केवल शुरू में। तो केवल शुरू में खाली स्थान, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में प्लीज। ओके, शुरू में खाली स्थान, बीच में प्लीज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बेझिझक इस क्वेश्चन में केवल और केवल आप वुड भरेंगे और वुड ही आपका सुटेबल आंसर होगा। दिस इज द सॉलिड ट्रिक ऑफ योर वुड। इस तरह से आप वुड का नियम में पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन को कवर कर लिया और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि आगे खाली स्थान रहना चाहिए, बीच में क्वेश्चन मार्क, सॉरी बीच में प्लीज और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क, आपको हो जाएगा क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर, जो कि वुड का ही है। वुड इज एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है फॉर अ स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विश। अब स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या हुआ, तीव्र इच्छा, तीव्र चाहत, उसी को हम स्ट्रॉन्ग विश भी कह सकते हैं, क्योंकि डिजायर एंड विश बोथ आर साइनोनिम्स टू ईच अदर। तो स्ट्रॉन्ग इच्छा यानी किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा हो, तीव्र कामना हो, तीव्र चाहत हो, कोई तेजी से कुछ चाहत की बात हो, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल कर रहा है कि वुड दैट, ओके, वुड दैट आई बेयर यंग अगेन, काश मैं फिर से जवान होता। ये क्या हुआ, किसी व्यक्ति का तीव्र इच्छा है कि काश मैं फिर से जवान होता। तो होता मतलब ऐसा कल्पना कर रहा है। तो यहां पर जो आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर रहेगा वो पूरा होगा नहीं, बल्कि उसके लिए हम ऐसा इच्छा जाहिर कर सकते हैं। दूसरा देखें एग्जाम्पल कि वुड दैट आई बेयर द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ओके, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ये भी क्या आपका है, स्ट्रॉन्ग विश कहिए या स्ट्रॉन्ग डिजायर कहिए। तो दोनों जो सेंटेंस दिया गया है वो आपका स्ट्रॉन्ग विश को या स्ट्रॉन्ग डिजायर को शो करता है, इसलिए वुड का प्रयोग किया गया। लेकिन ध्यान दें कि स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विश आपको तब होगा जब लास्ट में बैट बॉल लगा होगा। आप यह देखें कि पीछे क्या है जी, यहां भी आपका लगा हुआ बैट बॉल और यहां भी क्या लगा हुआ आपका बैट बॉल। इट मीन्स कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस पैटर्न से क्या समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिजायर या स्ट्रॉन्ग विश। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट इसका देख ले, इसको नोट समझिए या ट्रिक समझिए, या आपको स्ट्रॉन्ग विश के लिए काफी हेल्प होगा। चलिए थोड़ा सा बैक आ जाए एक बार। यहां देख रहे होंगे कि आई के साथ आपको लगाया गया बेयर, सेकंड में भी आई के साथ लगा बेयर। तो कुछ बच्चों के मन में ऐसा लग रहा होगा कि सर लगता है सर फिर गलती से बाज के जगह पर बेयर टाइपिंग कर दी है। बट यू आर रॉन्ग। इस बार मैंने जानबूझ करके बेयर नहीं किया, बल्कि स्ट्रॉन्ग डिजायर स्ट्रॉन्ग विश के लिए बेयर का ही प्रयोग होता है। उसी चीज को मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपको नोट्स, यहां हेडिंग दिया गया है स्ट्रॉन्ग डिजायर, या इसको हम अनरियल कंडीशन भी कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर या अनरियल कंडीशन, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर मैंने नहीं पढ़ाया, तीव्र इच्छा, तीव्र चाहत, और अनरियल कंडीशन जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस भी बुला सकते हैं या कहा जा सकता है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ये बखूबी और काफी डिटेल्स में आपको टाइम एंड टेंस में समझा चुका हूं, और इसकी चर्चा मैं कर चुका था कि जिस बच्चों को कंडीशनल सेंटेंस नहीं समझ में आया वो टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9, ओके, टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर फिर से देखें। हालांकि ये बात मैं एक बार बोल चुका हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं कि जिन बच्चों का अभी तक अनरियल कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ है वो फिर से टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9 देखें और उसे क्लियर कर ले, क्योंकि ये चीज यहां पर भी आ गया। तो अब तक देख रहे होंगे कि कंडीशनल सेंटेंस टाइम एंड टेंस में एक बार
और मॉडल भर में 2 बार आ चुका है, यानी कुल कितने बार आ चुका है? 3 बार। और अभी ये पैटर्न आपको एक बार फिर आना बाकी है। तो बेहतर यही होगा कि इस पैटर्न को आप क्लियर कर लें ताकि एग्जाम में आपको कहीं पर दिक्कत झेलना ना पड़े। चलिए देखिए अब अपने पैटर्न की ओर कि स्ट्रॉन्ग डिजायर हो या अनरियल कंडीशन हो, इस 2 कंडीशन में दिया गया सेंटेंस के साथ ऑल सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, या तो वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हो या सेकंड पर्सन का हो या फिर थर्ड पर्सन का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स बी यूज ओनली वेयर, केवल बेयर। ही के साथ जनरली लगता है बाज, लेकिन आप यहाँ क्या लगाएंगे? बेयर। आई के साथ लगता है बाज, फिर भी मैंने क्या लगाया था? वेयर। इसीलिए लगाया था वेयर क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग डिजायर को या कंडीशनल सेंटेंस को बताता है। तो बस एक ही बात याद रखें कि स्ट्रॉन्ग डिजायर हो या कंडीशनल सेंटेंस हो, मुख्य रूप से कंडीशनल सेंटेंस, ओके। स्पेशली फॉर कंडीशनल सेंटेंस बी ऑलवेज यूज बेयर विथ ऑल 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब आइए रूल नंबर 3 की ओर। करा वुड इज यूज्ड टू शो एनी पास्ट हैबिट। इस रूल को भी आप स्पेशली VVI करेंगे क्योंकि इससे आपको बहुत सारे ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं जो आपको बेहतर नॉलेज देगा। आए दिन आप अपने स्पोकन स्किल्स में इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, बट यू ऑल्सो यूज दिस वर्ड इन हिंदी, बट आई टीच यू टूडे इन इंग्लिश। इन इंग्लिश में आपको बताऊंगा कैसे इन शब्दों का प्रयोग आप बखूबी अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो और करते भी हैं, लेकिन आप हिंदी में करते हैं, बस मैं आपको इंग्लिश में समझाना चाहता हूं। कह रहा है कि यहां देखें पास्ट हैबिट। इस पास्ट हैबिट जिसको मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, पास्ट मतलब क्या होगा जी? पुराना, यानी भूतकाल का बीता हुआ, और हैबिट मतलब क्या हो गया? आपका आदत। तो पास्ट हैबिट का हिंदी हो गया वैसा आदत जो पहले था अब नहीं, यानी पुरानी आदत को हम पास्ट हैबिट के नाम से भी जान सकते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट द हैबिट व्हिच वाज इन माय पास्ट टाइम इज नोन एज पास्ट हैबिट। वैसी पुरानी आदत जो पहले था अब खत्म हो चुका है, उस आदत को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट हैबिट। तो सिंपल समझ लीजिए कि जहां पर क्वेश्चन आपका आ जाए पास्ट हैबिट, वहां बेझिझक आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक मीनिंग और लगता है जिसे हम बोलते हैं यूज्ड टू, USED, यूज्ड और TO2। तो यूज्ड टू मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं आपको, वो पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप कंसंट्रेशन रखें वुड की ओर कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट के साथ कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, तनु वुड प्ले लूडो इन हर चाइल्डहुड। हिंदी करिए तो मैं क्या था कि वुड का प्रयोग होता है या करता था, तो या करता था आपको इसी में प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है जी? या करता था, और आगे क्या रहेगा आपका? वर्ब। यानी पास्ट हैबिट में वुड का प्रयोग हमेशा या करता था के रूप में होता है। तो क्या हो गया कि तनु वुड प्ले लूडो इन हर चाइल्डहुड। तनु अपने बचपन में लूडो खेला करती थी, ना कि है, खेला करती थी। इट मीन्स दिस इज द पास्ट हैबिट ऑफ योर तनु। आगे देखें एग्जाम्पल नंबर 2, यहां कह रहा है आफ्टर लंच। यहां चाहे तो आप कॉमा लगा सकते हैं, नाश्ता करने के बाद, ओके, नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद। बरून वुड, और क्या लग गया आपका? वुड लग गया। हैव ए शॉर्ट नैप। यहां देखें आपके लिए एक नया मीनिंग आया है, शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप मतलब होता है झपकी लेना, यानी हल्की नींद लेना जो कि कुछ मिनट के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं दिन भर आप सो रहे हैं 5 घंटे और उसे बोलेंगे हम क्या? शॉर्ट नैप। दिस इज द लॉन्ग नैप, नॉट ए शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप मतलब होता है झपकी लेना, झुकनी मारना, इस तरह से। तो क्या आ गया कि नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद बरून एक छोटा सा, यानी क्या? एक हल्की सी झपकी या हल्की सी नींद लिया करता था। दिस इज ऑल्सो ए पास्ट हैबिट। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में और 2 में आपको पास्ट हैबिट शो किया गया है, किसकी सहायता से? वुड की सहायता से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे समझा जाए। तो पास्ट हैबिट को ट्रिक से समझने के लिए एक सिंपल तरीका, यहां पर शो कीजिए, आपका हेडिंग क्या है जी? ट्रिक्स। तो इस ट्रिक्स में क्या करना है?
आपको देना है पास्ट हैबिट यानी पुरानी आदत, बीते हुए समय का आदत जो पहले था अब खत्म हो चुका है। तो मैं जिस यूज टू की बात कर रहा था वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, बाकी यूज टू में सेम टू सेम आपको यही रूल पढ़ना होगा। तो यूज टू को पढ़ने से पहले आप यहीं पर वुड में आप क्लियर कर ले कि पास्ट हैबिट के लिए अगर आप वुड लगाते हैं तो भी सही और यूज टू लगाते हैं तो भी सही, क्योंकि वुड के बाद भी V1 और टू के बाद भी V1। इट मीन्स वी कैन से दैट यूज टू एंड वुड बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। तो क्या हो गया कि पास्ट हैबिट के लिए आपका लगता है वुड भी सही और यूज टू भी सही, और इन दोनों के बाद जब भी अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे आप, केवल और केवल V1। ये था आपका पास्ट हैबिट का रूल जो कि वुड और यूज टू दोनों को शो करता है। अब एक लास्ट आइए रूल नंबर 4 जो कि दिया गया है वुड का, लेकिन इस वुड वाले सेंटेंस में जो रूल नंबर 4 है इसे आप विशेष ध्यान से VVI कर लेंगे और विशेष रूप से मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें और जो मैं लिखने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज स्टार्टिंग में क्लास शुरू करने से पहले जो मैं आपको बोला कि कुछ खास इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आपको बनाने होंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन आपको दिए गए हैं, वो मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा था। तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब ध्यान से यहाँ पर कुछ खास इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पर जानकारी ले ताकि आपका स्पोकन स्किल्स और बेहतर हो सके। यहाँ देखो रूल नंबर 4, वुड इज ऑल्सो यूज्ड यानी वुड का प्रयोग भी किया जाता है फॉर अनरियल कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस। जैसे इस पॉइंट को आपको नाम लिया जाता है तो आपके मन में विचार आता होगा कि हाँ सर इस पॉइंट को मॉडल भर में एक बार और टाइम एंड टेस्ट में एक बार क्लियरली पढ़ा चुके हैं। जी हाँ, बेशक यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इस पॉइंट को मैं ऑलरेडी टाइम एंड टेंस और मॉडल भर में एक बार पढ़ा चुका हूं और उसी चीज को फिर यहां पर रिपीटेशन करने वाला हूं। तो आई थिंक बच्चों कि अब तक आपने टाइम एंड टेंस को पढ़ करके क्लियर कर लिया होगा। फिर भी जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो फिर से टाइम एंड टेंस का लेक्चर नंबर 9 देखें, उस वीडियो को फिर से खोलें, फिर से समझें ताकि आपको अनरियल कंडीशन क्लियर हो जाए। आप खुद देख रहे हैं कि अनरियल कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो क्यों ना हम एक बार इस नियम को इतना कंप्लीट कर लें कि नियम का क्वेश्चन टाइम एंड टेंस से पूछे या मॉडल भर में 2 बार पूछे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे, बस क्वेश्चन बनाने से मतलब है। आप एक बार क्लियर कर लेंगे तो आपको 3 अलग अलग नियम एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कैसे, ध्यान दें। वुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन यानी अवास्तविक स्थिति या कंडीशनल सेंटेंस मतलब शर्त सूचक वाक्य के रूप में किया जाता है। तो कैसे, जरा ध्यान देंगे। तो यहां पर चाहे तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर शो कर देता हूं, हालांकि यह स्ट्रक्चर मैं टाइम एंड टेस्ट में बता चुका हूं। यहां पर आप लिखेंगे इस तरह से, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा देंगे आप, कॉमा। उसके बाद फिर से आइए पिछला पार्ट में, सब्जेक्ट प्लस फिर क्या आ जाएगा, वुड। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, आएगा वुड के बाद हैव, फिर V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दिस इज द पैटर्न और स्ट्रक्चर विथ योर कंडीशनल सेंटेंस। करना क्या है कि सेंटेंस का 2 पार्ट है जिसे मैं यहाँ पर से आपको एक लाइन के द्वारा बता रहा हूँ। जी ध्यान देंगे, ये जो लाइन बीच में क्या दिख रहा है, कॉमा। तो कॉमा जो है वो सिर्फ 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, बाकी इसका डिटेल्स आप टाइम एंड टेंस से लेक्चर नंबर 9 से फिर से प्राप्त कर लें। चलिए यहाँ पर अब समझिए एग्जाम्पल को। हाँ ध्यान देंगे, जो लिखाया मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, उसी स्ट्रक्चर्स के अनुसार मैं यहाँ को फॉलो करने वाला हूँ एग्जाम्पल। आप इसे ध्यान से मिलाएंगे कि मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा और एग्जाम्पल दे रहे हैं वो क्या उस पैटर्न पर सेट है अथवा नहीं है। ये काम आप बाद में वीडियो को दोबारा देख करके कर सकते हैं, फिलहाल आप क्लास पर कंसंट्रेशन रखें। एग्जाम्पल है इफ रितु, ओके, इफ रितु हैड विजिटेड आगरा, मतलब यदि रितु या फिर काश रितु आगरा गई होती या आगरा घूमी होती। शी वुड
हैव सीन द ताजमहल। यानी इसका फाइनली हिंदी हो गया, यदि रितु आगरा गई होती तो वह ताजमहल को देखी होती या देखती। तो यहां देखिए, तो रितु ताजमहल कब देखती? जब वो आगरा गई होती। ना वो आगरा गई ना वो ताजमहल देखी। हाँ, यहाँ पर मैं उस ताजमहल की बात कर रहा हूँ जो कि आगरा में मौजूद है। तो यहाँ पर होता है ना फेस टू फेस, वो देखना, ना कि आपके मोबाइल पर, किसी फिल्म में या किसी फोटो पे या किसी वॉलपेपर पे। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर रितु आगरा गई होती तो ताजमहल घूमती या देखती। तो यह कंडीशन आपका ये है कि ताजमहल कब देखती वो, तो जब आगरा जाती तब। दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस। और किसका यूज कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं तो वुड का। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अमित, ओके, इफ अमित हैड वर्कड हार्ड। यदि अमित कठिन परिश्रम करता, या कह सकते हैं कि यदि अमित कठिन परिश्रम किया होता, फिक्र है, ही वुड हैव ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स इन द एग्जाम। मीन्स अब समझिए फाइनली, यदि अमित कठिन परिश्रम किया होता या करता तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता या प्राप्त किया होता। तो यहां भी देखें, अमित अच्छे अंक प्राप्त कब करता? कब करता बताइए? जब वह कठिन परिश्रम करता। तो दो एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दोनों आपको वुड को शो करता है, जो कि साथ में अनरियल कंडीशन या कंडीशनल सेंटेंस को बताता है। तो ये था आपका केस नंबर फर्स्ट, ओके। यहां पर आप चाहें तो जो मैंने दिया है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल किसका हो गया जी? एग्जाम्पल आपका हो गया केस फर्स्ट का। ये स्ट्रक्चर हो गया केस फर्स्ट का, जिसे मैं यहाँ पर एक एरो से, एक होगा ना डीप एरो, उसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये आपका क्या हो गया? केस फर्स्ट। इसमें एक केस नंबर 2 आता है जो कि अनरियल कंडीशन, इट मीन्स कंडीशनल सेंटेंस को शो करता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंडीशनल्स का केस नंबर 2। यहां देखें, आप चाहें तो अपने कॉपी पे या नोटबुक पे यहां पर केस सेकंड के नाम से दर्शा सकते हैं, ओके। क्या हो गया? जिसे मैं डीप एरो से दर्शा रहा हूं केस सेकंड, जो कि कंडीशनल सेंटेंस का ही है वुड के साथ। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? पहले इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर। यहां देखें, इसी बेयर की मैं चर्चा जस्ट पहले किया था कि अगर सेंटेंस कंडीशनल में हो, यानी शर्त सूचक वाक्य में हो या कल्पना करने की स्थिति में हो, तो दिया गया सब्जेक्ट कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, या तो सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, एनी सब्जेक्ट, केवल और केवल बेयर लगेगा, कोई दूसरा चीज नहीं लगेगा। इस पॉइंट को माइंड में, खोपड़ी में स्कैन कर लें कि अगर अनरियल कंडीशन है तो दिया गया कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का हो, या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, केवल और केवल बेयर ही लगेगा। ही हो, यू हो, आई हो, बी हो, दे हो, कुछ भी हो, केवल वेयर, WERE। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ए एंड द में से कोई एक चीज डाल देना है। हालांकि मैंने अभी आर्टिकल्स पढ़ाया नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको क्लास 10th के अनुसार, 9th के अनुसार होगा कि कहां कहां ए एंड दी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नाउन रहेगा क्वेश्चन में जी। ये हो गया पहला पार्ट। बीच में क्या आ जाएगा? कंबाइन करने के लिए कॉमा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड। देखिए तो क्या आ गया आपका? फिर से आ गया वुड प्लस V1 और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बेयर, उसको आर्टिकल्स में से कोई एक, ए एंड दी प्लस नाउन प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, वो दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर शो किया गया है और दोनों जो है काफ़ी बेहतर एग्जाम्पल है आपको कंडीशनल सेंटेंस समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 कर, इफ नंदिता वेयर द PM ऑफ इंडिया। ये हो गया सेंटेंस का पहला पार्ट जो कि कंडीशन शो करता है। क्या शो करता है कंडीशन जी? हिंदी करें कि यदि नंदिता या फिर काश नंदिता भारत की प्रधानमंत्री होती। क्या किसी व्यक्ति के लिए, किसी सिंपल व्यक्ति के लिए भारत का प्रधानमंत्री होना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। इट मीन्स इट इज नोन एज कंडीशनल सेंटेंस। आगे देखें एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट जो रिजल्ट को शो करता है, यानी परिणाम को। शी वुड सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर।
वह कश्मीर के समस्या का हल करती या समाधान करती। अब पूरा एग्जाम्पल को समझिए हिंदी। यदि नंदिता भारत की प्रधानमंत्री होती तो वह कश्मीर के समस्या का समाधान करती। दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस यूज्ड विथ वुड। आगे आइए एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर 2 देखिए, कर इफ निधि, ओके, इफ निधि वेयर ए वैम्पायर। यहाँ इस मीनिंग को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जी, क्योंकि ये मीनिंग आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इस वैम्पायर का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। इस वैम्पायर का मतलब होता है, जिसे पढ़ के आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन अच्छा है, चुड़ैल। ओके, चुड़ैल, जो बॉयज के लिए घोस्ट कहा जाता है। घोस्ट मतलब भी भूत और चुड़ैल मतलब भूतनी है। यानी कहने का अर्थ वैम्पायर का अर्थ हो गया आपका भूतनी या चुड़ैल, लेकिन ठेठ भाषा में चुड़ैल बेहतर लगता है सुनने में, बोलने में। तो बॉयज के लिए घोस्ट यूज करते हैं और गर्ल्स के लिए वैम्पायर यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है भूतनी या चुड़ैल। तो क्या हो गया पहला पार्ट में कि इफ निधि बेयर ए वैम्पायर, मतलब यदि या काश निधि एक चुड़ैल होती, एक भूतनी होती। पिछला पार्ट देखें, रिजल्ट वाला पार्ट में, सी वुड कैच हर ऑल फ्रेंड्स, तो वह अपने सभी दोस्तों को धरती मतलब क्या, कैच करना, पकड़ना। तो फाइनली इसका हिंदी क्या करेंगे कि यदि निधि एक चुड़ैल होती, एक डायन होती, एक भूतनी होती, तो वह अपने सभी दोस्तों को धरती, अर्थात अपने सभी दोस्तों को पकड़ती। दिस इज ऑल्सो ए कंडीशनल सेंटेंस विथ यूज्ड विथ वुड। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल पहला और दूसरा, दोनों आपका कंडीशनल सेंटेंस है जो यूज के साथ, जो कि आपको वुड के साथ प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से चाहे तो आप घर पे बैठ करके केस नंबर 2 का स्ट्रक्चर और केस नंबर 2 का फर्स्ट का स्ट्रक्चर, ओके, कंडीशनल सेंटेंस का 2 बता दिया गया आपको केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में हैड प्लस V3 यूज करना है अगले पार्ट में, और केस सेकंड में जो पहला पार्ट है क्या रहेगा जी, बेयर प्लस नाउन। इस दोनों पैटर्न से आप घर पे कुछ क्वेश्चन बनाएं। पहले आप देखें स्ट्रक्चर को, फिर लिखें हिंदी को, और हिंदी लिखने के बाद अपने इच्छा अनुसार खुद उसे ट्रांसलेट करें, और वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछे कि हाँ सर मैंने गलती बनाया, सही बनाया, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि यू आर राइट और रॉन्ग। तो इस तरह से आपका जो आज का टॉपिक था वुड और बिल, दोनों टॉपिक आपका हो गया खत्म। कल के लेक्चर में क्या होने वाला है जब मैं समझा दूं। कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा मॉडल का लास्ट टॉपिक, क्योंकि मॉडल में आपको कुल पढ़ना था 10 नियम, जिसमें से आज की क्लास में टोटल 8 नियम हो गया फिनिश। तो बच गया कितना जी, 2 रूल्स और मॉडल वर्ब का। तो कल के लेक्चर में होने वाला आपका मॉडल वर्ब का रूल नंबर लास्ट का 9 और लास्ट का 10, मतलब एक आपको पढ़ना है मस्ट, एक पढ़ना आउट टू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है शुड की अपेक्षा। तो कल की बातें हम कल करेंगे। फिलहाल आज देखें कि आपका जो टॉपिक था कौन सा, ये टॉपिक आपका जो हो गया वो पूरी तरह से हो गया फिनिश, बिल और वुड। तो बच्चों अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद पड़ा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मेरे आपके साथ साथ आपके सभी दोस्त जो पढ़ाई से अभी तक अवगत है, जिनका पढ़ाई छूट रहा है इस लॉकडाउन में, वो भी मेरे इस चैनल से पढ़ने का फ़ायदा उठा सकें। जब तक दैट्स ऑफ ऑल, गुड बाय।